हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आल एजुकेशन में। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र कक्षा 9 का क्लास 9th का एनसीईआरटी सिलेबस चल रहा है, एनटीआरसी सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे और इसके सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो जहाँ वीडियो हमने छोड़ा था वहीं चलिए वीडियो आगे चालू करते हैं। जैसा मैंने बोला था कि ये पार्ट वाइज आएगा। हम लोग एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर जो है पालमपुर की कहानी उसकी बात कर रहे थे। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे। देखिए इसमें हम लोग क्या देखेंगे इसके बारे में। हम लोगों ने छोड़ा था पहला पार्ट, अब दूसरे पार्ट की हम लोग शुरुआत करते हैं इसमें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जाके लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आगे पार्ट देखते हैं क्या है इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो कि पिछले वर्षों में कृषि की जो जुताई से क्षेत्र हैं उसमें बताया गया। 1950 में कृषि क्षेत्र में 120 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र था। 1960 में 130 हुआ, 1970 में बढ़ के 140 मिलियन हेक्टेयर हुआ, 1980 में 140 और 1990 में 140। यानी कंटिन्यू आपका जो 1970 दशक से लेके अब तक 2008 तक 1940 ही रहा। इतना जो पैराग्राफ है आपका 140 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र यूज होने लगा जिसमें जुताई की जाती थी। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पे आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें ग्राफ वाइज है, चाहे आप रिपोर्ट यहाँ से दीजिए चाहे यहाँ से। ग्राफ वाइज है कि 1950 से लेके अब तक जो है 1950 जब देश स्वतंत्र हुआ और संविधान लागू हुआ उस टाइम से लेके 120 था 1950 में, 1960 में बढ़ के 130 हुआ, फिर 1970 के दशक में 140 पहुंचा, 1980 के दशक में कहाँ 140 हुआ। ऐसे बढ़ते बढ़ते 2008 तक, अभी तक जो 2008 का आंकड़ा है इसके हिसाब से 140 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र जो है भारत में वो जुताई हो चुकी उसकी। देखते हैं, आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार को भरिए। अब यहाँ तक सूचना के आधार को भरना है, किस माह में कौन सी होती है, ये इसके द्वारा फसल का नाम कौन सा है इसको भरना है, किस माह में बोई गई उसको भरना है, किस माह में काटी गई उसको, और सिंचाई के साधन कौन से थे, यानी वर्षा से हुआ कि तालाब से हुआ कि नलकूप से हुआ। अब ये देखिए आधुनिक कृषि की विधियाँ यहाँ पे दी गई हैं, यानी जो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य इधर से देखते हैं। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, यानी जो पूर्वज लोग बीजों का, यानी एक पीढ़ी जो बीज का प्रयोग करती थी वो दूसरा भी करती थी, यानी एक सेशन में हमने इसको बोया तो दूसरे सेशन में इसी बीज को बोएंगे, चेंज नहीं करेंगे। जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी, यही रणनीति अपनाने के कारण क्या होता थी कि जो उपज थी, पैदावार थी वो कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरक के रूप में गाय के गोबर, अब देखिए खाद में क्या इस्तेमाल पहले किया जाता था, उर्वरक यानी गोबर हो गया, तथा दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, इनको खरीदना नहीं पड़ता था, यानी फ्री सेवाएं थी। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों, यानी जिसको बोलते हैं HIV, यानी इसका संकरण करा के HIV बीज को प्राप्त कराया। द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HIV बीजों से एक पौधे में ज़्यादा पैदावार फसलों का उत्पादन होता था। अब देखिए ये आधुनिक कृषि उपकरण, आधुनिक कृषि की कौन सी विधियाँ होती हैं इसमें देखा गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। अधिक उपज वाले बीज की ज़रूरत होती है हमको, खाद की ज़रूरत होती है, जैसे कई सारे कीटनाशक की जरूरत है, कीड़े लग जाएँ तो कीटनाशक की ज़रूरत होगी। सिंचाई में नहरें हो गई, बांध हो गया, डैम बनाए जा रहे, बड़े बड़े पंप सेट हो गया, और बिजली से जो मोटर चलता है उसके थ्रू भी यहाँ पे की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि के मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन से उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि यदि उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशक की जरूरत थी, अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाली बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। अब भारत में देखिए, भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। यानी इन जगहों पे भारत के पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इन राज्यों में किसानों ने खेती के जो हमारे आधुनिक उपकरण हैं, जैसे हरित क्रांति से HIV बीज हो गया, इसको लेके उन्होंने प्रयोग किया है। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप, HIV
बीजों, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग किया। उनमें ने कुछ ने ट्रैक्टर तथा फसल गहाने के लिए मशीन खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। इन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार भी प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों में गेहूं की उपज जो थी 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HIV बीजों से उपज जो है वो कितना हो गया, 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गया। यानी जो हम लोग हरित क्रांति का फसल उपयोग करने लगे, उससे क्या होगा कि 1300 से 3200 आंकड़ा हम लोग का पहुंच गया फसल में। गेहूं उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार बेचने को अब अधिक शेष गेहूं काफ़ी मात्रा में उपलब्ध था। पहले क्या था कि गेहूं खाने भर का ही नहीं था, तो बाजार में कहाँ से बेचे। लेकिन अब जैसे आधुनिक कृषि उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा, जैसे क्या हुआ कि जो गेहूं का उत्पादन था अत्यधिक बढ़ गया। अब देखते हैं, इसमें देखिए दिया गया है, आपका डाटा दिया गया है। NCERT में यही क्वालिटी रहता है कि डाटा आपको मिलता रहता है। देखिए 1965 और 66 के दशक में दाल का उत्पादन 10 था और गेहूं का उत्पादन भी 10 था। अब देखिए 10 मतलब टन, इसमें 10 जो लिखा है टन का होता है, 10 टन था। 1970 से 71 के दशक में 12 हो गया दाल का, और गेहूं बढ़ के कितना हो गया, 24 टन हो गया। 1980 से 81 के दशक में दाल 11 टन था, तो गेहूं का उत्पादन 36 टन हो गया। 1990 से 11 के 90 से 91 के दशक में जो आपका दाल का उत्पादन था 14 टन हो गया, और गेहूं का उत्पादन 55 टन हो गया। 2000 से 2001 तक जो दशक के उसके समय 11 दाल का उत्पादन था, और गेहूं का उत्पादन कितना था, 70 टन था। अब 2010 से 11 में जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार 18 से 86 हो चुका है। ये स्रोत जो है कहाँ से, कृषि एवं सहकारिता विभाग था, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय से इस रिपोर्ट को लेते हैं। इसमें अब आगे देखते हैं। इसमें पालमपुर गांव कृषि भूमि का वितरण। अब देखिए भूमि का वितरण कैसे होता है। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती है। वही मिट्टी से निकलकर भूमि जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं, सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ हो जाती है। अभी इसमें एक और दिक्कत आता है कि अगर हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो मिट्टी का जो उपज होगा वो कम हो जाएगा, पैदावार कम हो जाएगा। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में होता है। यानी जो केमिकल आपके फर्टिलाइज़र होते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, पंजाब में इस्तेमाल हो जाते हैं, किए जाते हैं। रासायनिक खाद के लिए निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरक और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वह खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, यानी उनका लागत जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर देखते हैं पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। अब देखिए भूमि कैसे, पालमपुर में 450 यानी 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, बाकी के पास भूमि है, जो अधिकांशतः दलित लोग हैं, जो अनुसूचित जाति से आते हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। 1960 में कृषक गोविंद के पास, अब ये देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, जिसके पास बुक होगा पढ़ सकता है कि कैसे इसको क्या करना है। हम लोग मेन डाटा की बात करेंगे इसमें। अब देखिए इस चित्र में दिखाया गया कि खेतों में कार्यरत गेहूं की फसल कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव तथा आधुनिक तथा परंपरागत विधियों के फसलों की जुताई करना। ये सारे इसके देखिए, इससे जुताई करते थे, पहले इससे होता था अब इससे होता है, पहले ऐसे छिड़कते थे अब ऐसे छिड़काव होता है। ये सारे इसमें बताया गया है। ये देखिए इसमें डाटा दिया गया है। ये सारे आप बुक में पढ़ सकते हैं, इसमें सब दिया गया है बुक में। हम लोग मेन की बात करेंगे। अब पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं।
ऐसी क्रियाएं कौन सी है जहाँ जो कृषि के रूप में नहीं होती है। तो इसमें देखिए क्या होता है। अब कृषि पालमपुर में 75% लोग तो कृषि करते हैं, हमको पता है, लेकिन 25% ऐसे भी लोग हैं जो कृषि के अतिरिक्त दूसरा कार्य करते हैं। कौन से हैं? जैसे डेयरी हो गया, अन्य प्रचलित क्रिया होती है। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा चरी खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाह के 2 व्यापारियों रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहाँ से दूध दूर दराज के शहरों कस्बों में भेजा जाता है। यानी डेयरी हो गया जो कि एक गैर कृषि क्रियाएँ हैं। अब दूसरा देखते हैं हम लोग इसमें। ये देखिए इसमें रिपोर्ट दिया गया है, रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि कौन सी गैर कृषि हैं, कौन सी नहीं है। अब पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण देखिए। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उस छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार किराए पर लिया जाता है। अब देखिए इसमें कहानी दिया गया है जिससे आप लोग इसको समझ सकते हैं। फिर आता है पालमपुर के दुकानदार। फिर ये दुकानदार का भी बात होता है जो कि एक गैर कृषि क्रियाएं हैं। इसमें क्या होता है, किराना दुकान हो गया, छोटे दुकान हो गए, बस स्टैंड के सामने टूथपेस्ट, जितने भी वस्तु विनिमय कर सकते हैं वो सारी इसमें क्रियाएं थे। फिर आता है कि परिवहन तेज़ी से विकसित होता है क्षेत्रक, यानी परिवहन जहाँ पे ज़्यादा डेवलप करे ये भी गैर कृषि हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म। अगले पार्ट में, ये दूसरा पार्ट था वीडियो का, अगले पार्ट में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं जिसको हम लोग बात करेंगे इसमें, जो कि MCQ फॉर्म में होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।